Hello students, welcome to this session. Myself अनुराग भैया from विद्या मंदिर क्लासेस. तो आज हम एलिप्स की फर्दर प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एक टॉपिक सब टॉपिक पढ़ेंगे को नॉर्मल पॉइंट्स. तो स्टार्ट करते हैं. तो पहले हम सब टॉपिक स्टार्ट करते हैं से को नॉर्मल पॉइंट्स. तो जैसे आप लोग जानते हैं कि ये वाला टॉपिक हमने ऑलरेडी पहले पैराबोला में भी पढ़ा था. और उस मतलब क्रक्स क्या था, मतलब उसमें हमने क्या एग्जैक्टली पढ़ा था कि एक पॉइंट से कितनी नॉर्मल्स ड्रॉ सकती हैं फॉर अ पैराबोला. तो उसके लिए हमने एक पर्टिकुलर पॉइंट से नॉर्मल की क्वेश्चन लिख के उसको गिवन पॉइंट से पास करा दिया था. तो अगर हमने पैरामीट्रिक फॉर्म ली थी या स्लोप फॉर्म ली थी तो हमारी एक क्यूबिक इक्वेशन फॉर्म हो गई थी, क्यूबिक इक्वेशन. और वो ये सजेस्ट कर रही थी कि उस एक गिवन पॉइंट से आपकी एट मोस्ट 3 नॉर्मल्स ड्रॉ सकते हैं बेस्ड ऑन कि उस क्यूबिक के आपके 3 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे या फिर एक रियल आएगा, 2 इमेजिनरी आएंगे. इट डिपेंड्स कि फाइनली. लेकिन हमारे पास एक एल्जेब्रिक क्राइटेरिया आ गया था जिससे हम बता पा रहे थे कि एक पॉइंट से आपकी कितनी नॉर्मल्स ड्रॉ सकती हैं. तो ऑन द सेम लाइंस अगर आपके पास एक एलिप्स गिवन है x square by a square plus y square by b square is equal to 1. स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स ले लेते हैं और लेट्स अज्यूम कि a b से बड़ा है, a b से बड़ा है, मतलब इट्स एन हॉरिजॉन्टल एलिप्स. तो इट्स अ हॉरिजॉन्टल एलिप्स. तो एक हॉरिजॉन्टल एलिप्स है, a b ओरिजिन और एक गिवन पॉइंट है, एक पॉइंट गिवन है h, k. ये गिवन पॉइंट है h, k. और आपसे पूछा जा रहा है कि उस h k पॉइंट, लेट्स अज्यूम कि वो पॉइंट इनसाइड है, वो कहीं भी हो सकता था. लेट्स अज्यूम कि वो पॉइंट हमारा h k पॉइंट, h, k पॉइंट इनसाइड द एलिप्स है. उस पॉइंट से कितनी नॉर्मल्स ड्रॉ सकती है. मतलब अब ये तो नहीं कहोगे कि इन्फिनिटली मैनी भाई आप कॉर्ड्स इन्फिनिटली मैनी ड्रॉ कर सकते हो, कॉर्ड्स इन्फिनिटली मैनी ड्रॉ कर सकते हो, बट हर एक कॉर्ड नॉर्मल थोड़ी होगी. मतलब आप देख सकते हो कि अगर मैंने लेट्स से इस पॉइंट से एक नॉर्मल ये ड्रॉ करी और नॉर्मल कब होगी सरफेस पे, जब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जिसको हम फुट ऑफ नॉर्मल बोल देते हैं, अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो इस लाइन के परपेंडिकुलर हो. जो टेंजेंट ड्रॉ होगी वो इस लाइन के परपेंडिकुलर. तो दैट इज अ नॉर्मल फ्रॉम एच के, वन नॉर्मल फ्रॉम एच के. तो ऐसी सिमिलरली एक पॉसिबिलिटी यहाँ हो सकती है, क्या पता. लेकिन जितनी भी ड्रॉ होंगी, अब लेट्स से आपने कहीं यहाँ बना दी तो ये नॉर्मल थोड़ी है. मतलब इट इज नॉट नेसेसरी कि ये 90 हो. मतलब इस पॉइंट से आपने यहाँ पे लाइन ड्रॉ करी और पर्टिकुलरली ये जो टेंजेंट बनाई इनके बीच में एंगल 90 है ही नहीं रहा, मे बी 60 डिग्री आ रहा हो. ठीक है ना. तो नॉर्मल कॉर्ड्स कितनी हो सकती है फ्रॉम अ पॉइंट एच के. तो उसको स्टार्ट करने के लिए लेट्स अज्यूम कि एटलीस्ट, मतलब लेट्स अज्यूम कि एक नॉर्मल ड्रॉ हो रही है. एट सम पॉइंट देयर इज अ नॉर्मल व्हिच पासेस थ्रू h, k. passes through h, k. तो let's say that point is p point. तो p point के कोऑर्डिनेट क्या ले सकता हूँ. p point के कोऑर्डिनेट या तो मैं जनरल x1 y1 ले सकता हूँ. एक पॉसिबिलिटी कि मैं x1 y1 पे पॉइंट फॉर्म में नॉर्मल की इक्वेशन लिखूं और उसको h, k से पास करा दूं. और वो जो पॉइंट फॉर्म में नॉर्मल पॉइंट लूंगा x1 y1, वो x1 y1 उस एलिप्स के सरफेस को भी सेटिस्फाई करेगा, एलिप्स की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा फाइनली. ठीक है. तो मतलब ये एक तरीका है. दूसरा तरीका ये है कि उस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट मैं थीटा में ले सकता हूँ, एक्सेंट्रिक एंगल की टर्म में, पैरामीट्रिक फॉर्म में. तो मैं पैरामीट्रिक फॉर्म में P के कोऑर्डिनेट लेता हूँ, लेट्स से a cos थीटा b sin थीटा. हमने a के P के कोऑर्डिनेट अज्यूम करे थीटा पॉइंट, a cos थीटा b sin थीटा. तो बताओ भाई पैरामीट्रिक फॉर्म में नॉर्मल की इक्वेशन क्या थी थीटा पे. सोचो थोड़ा, याद करो. टेंजेंट की इक्वेशन होती थी t इक्वल टू 0. टेंजेंट की इक्वेशन होती थी t इक्वल टू 0. वो इक्वेशन थी x cos थीटा बाय a प्लस y sin थीटा बाय b इक्वल्स 1. x cos थीटा बाय a प्लस y sin थीटा बाय b इज इक्वल टू 1. नॉर्मल की क्या थी, x का जो टेंजेंट में कोफिशिएंट है, x का जो टेंजेंट में कोफिशिएंट है cos थीटा बाय a, उसका रेसिप्रोकल. तो cos थीटा बाय का रेसिप्रोकल क्या हो गया, a बाय cos थीटा. तो मतलब x का कोफिशिएंट a बाय cos थीटा होता है, तो ax बाय cos थीटा. सिमिलरली y का हो जाएगा b बाय sin थीटा. तो मतलब ax बाय cos थीटा, by बाय sin थीटा. टेंजेंट में बीच में प्लस था, नॉर्मल में माइनस होता है. तो याद रखने के लिए नॉर्मल की इक्वेशन थीटा पे थी, नॉर्मल एट थीटा वाज ax बाय cos थीटा माइनस by by sin theta
इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपको याद ही रहनी चाहिए, थीटा पे हो चाहे x1 y1 पे हो, नॉर्मल की इक्वेशन, टेंजेंट की इक्वेशन, और स्लोप फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, जिसको हम कहते हैं कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। तो ये हमने नॉर्मल की इक्वेशन लिखी और लेट इट पास थ्रू h कॉमा के, लेट इट पास थ्रू h कॉमा के, तो आई विल गेट AH बाय cos थीटा माइनस BK बाय sin थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और आप शॉर्ट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए स्क्वायर ई स्क्वायर भी लिख सकते हो। समझ में आ रहा है क्यों लिख रहा हूं? कि हमारे पास बी स्क्वायर ए स्क्वायर और ई स्क्वायर में रिलेशन था। बी स्क्वायर किसके इक्वल था? ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। उस रिलेशन के अंदर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर ई स्क्वायर ही आता है। और एनसीईआरटी में वो ए जो है वो सी भी डिनोट करता है। जो ए है उसको आप सी से भी नोट करते हो, फोकस के कोऑर्डिनेट जो होते हैं, ए 0 सी से सी 0। तो ये लिख लिया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन में अब मुझे बताओ यार, इस पूरी क्वेश्चन में जो अभी तुमने जनरेट की, इसके अंदर क्या क्या नोन है? हमें एलिप्स की इक्वेशन पता है, यस पता है जी। एलिप्स की इक्वेशन पता है तो हमारे को ए पता है, बी पता है, एलिप्स का ए और बी पता है, ठीक है। एच के पता है क्या? हाँ, उसी के थ्रू तो हम डिस्कशन कर रहे हैं कि एच के से कितनी नॉर्मल्स हो सकती है, दैट इज द टास्क। तो एच के पता है, ठीक है, ई पता है। तो एज इन क्या नहीं पता पूरी इक्वेशन के अंदर? एक थीटा नहीं पता। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन फ्रेम हो गई, ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन फ्रेम हो गई और उस थीटा की वैल्यूज निकालनी है। तो थीटा की वैल्यू अगर एक निकलेगी तो मैं कह दूंगा एक नॉर्मल है। थीटा की पॉसिबल वैल्यू इस इक्वेशन से 2 निकलेंगी तो मैं कह दूंगा 2 नॉर्मल्स हैं। 4 निकलेंगी तो कह दूंगा 4 नॉर्मल्स हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि ये क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री में इतनी इजीली सॉल्व नहीं हो सकती। मतलब आप आराम से, मतलब बेसिक रूल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो है उनके थ्रू इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। आपके पास जो रूल्स थे वो सिंगल कंपाउंड एंगल में लिखना, कि अगर वो इक्वेशन होती लीनियर इक्वेशन a sin थीटा प्लस b cos थीटा इक्वल टू c, तो हमारे पास रूल्स है, रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड करके आप उसको सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन फॉर्म में ले आ सकते हो, मतलब सिंगल फंक्शन में, साइन फंक्शन या कॉस फंक्शन में। इसमें भी कर सकते हैं। अगर हम ये सोचे कि लेट्स से मैं cos थीटा को t डाल देता हूँ, cos थीटा को t डाल देता हूँ, तो अगर मैं cos थीटा को t डालूंगा तो मैं sin थीटा को रूट 1 माइनस टी स्क्वायर से रिप्लेस कर सकता हूँ, रूट 1 माइनस टी स्क्वायर से। फिर वो स्क्वायर रूट की एक सिंगल टर्म को एक साइड ले जाके बाकी साइड टर्म लेफ्ट में रख के फिर स्क्वायरिंग करूंगा, तो टी में क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक इस टाइप से बनेगी। मतलब ये एक चॉइस है आपके पास फाइनली। तो मतलब बेसिकली हमने cos थीटा को टी डाला, तो हमने सब्स्टिट्यूशन करी ना, तो हम पर्टिकुलरली, ताकि मेरे को स्क्वायर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर ना करना पड़े, cos थीटा को टी नहीं डालते। लेट्स अज्यूम कि cos थीटा sin थीटा को दोनों को tan थीटा बाय 2 में रिप्लेस कर देते हैं, उनके कॉरस्पॉन्डिंग cos थीटा sin थीटा को उनके कॉरस्पॉन्डिंग tan थीटा बाय 2 में रिप्लेस कर देते हैं। तो बताओ क्या था? cos थीटा की आइडेंटिटी tan थीटा बाय 2 में क्या थी भाई? वो थी हमारी 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2। और sin थीटा की क्या थी? sin थीटा की थी आपकी 2 tan थीटा बाय 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2। याद है ना ये? cos थीटा और sin थीटा के कॉरस्पॉन्डिंग हमने tan थीटा बाय 2 में हाफ एंगल फॉर्मूलेज में, tan थीटा बाय 2 के हाफ एंगल फॉर्मूलेज में हमने एक्सप्रेस कर लिया cos थीटा sin थीटा को। और फॉर द सेक ऑफ सिंप्लीफाइंग हम क्या कर रहे हैं? tan थीटा बाय 2 को थोड़ी देर के लिए t ले लेते हैं, क्योंकि ये एक्सप्रेशन रिप्लेस करना है और बार बार tan थीटा बाय 2 लिखना पड़ेगा। तो लेट्स अज्यूम कि tan थीटा बाय 2 को वी कंसीडर इट एज t। तो cos थीटा किससे रिप्लेस होने जा रहा है? 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। और sin थीटा किससे रिप्लेस होने जा रहा है? sin थीटा विल रिप्लेस बाय 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो भाई चलो मेहनत करो, रिप्लेस करो। तो इट इज ah अपॉन cos थीटा, ah अपॉन cos थीटा। तो cos थीटा की जगह क्या रिप्लेस हो जाएगा? 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन में जो 1 प्लस टी स्क्वायर होगा उसे न्यूमरेटर में ले जाता हूं, लिख लिया, माइनस bk अपॉन में sin थीटा की जगह क्या? 2t, और अपॉन में जो 1 प्लस टी स्क्वायर था वो ऊपर ले गया, 1 प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। अब एलसीएम लो, तो एलसीएम लेते हैं तो आई विल गेट ए एच इंटू 2t इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस बी के इंटू, अब देखो अगर एलसीएम में लेंगे 2t इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर, तो बी के साथ मल्टीप्लाई पहले से 1 प्लस टी स्क्वायर था, और एक और फैक्टर जो मल्टीप्लाई होकर आएगा वो क्या आएगा? 1 माइनस टी स्क्वायर। तो मैं उन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख लेता हूँ, 1 माइनस टी की पावर 4 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ए स्क्वायर ई स्क्वायर इंटू 2t इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर। जो एलसीएम था वो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। देखें क्या बन रहा है। तो इट इज माइनस इंटू माइनस प्लस, मतलब देखो जो मैं माइनस मैं ये कह रहा हूँ, दिस टर्म को पहले इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। एक्चुअली ये सबसे लीडिंग टर्म है,
मतलब ये जो आएगी वो आएगी बी के इंटू टी की पर 4। टी में बाय क्वाड्रेटिक में पहली टर्म आएगी टी की पर 4 में, तो हम लिख रहे हैं बी के इंटू टी की पर 4 पहली टर्म। अच्छा, हमें जब पॉलिनॉमियल में डिसेंडिंग पावर में लिखना होता तो टी 4 के बाद टी क्यूब की टर्म। अब देखो टी क्यूब की टर्म किस में आ रही है, टी क्यूब की टर्म एक राइट में दिख रही है क्लियरली और एक लेफ्ट में दिख रही है। तो देखो क्या आ रहा है, इट इज 2ah आई थिंक प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर इंटू टी क्यूब। देखो ये आ रही है क्या, लेफ्ट साइड पे आ रही थी आपकी 2ah टी क्यूब, ये लेफ्ट साइड पे आ रही थी 2ah इंटू टी स्क्वायर 2ah टी क्यूब, तो 2ah टी क्यूब। राइट साइड पे आ रही थी आपकी 2a स्क्वायर ई स्क्वायर टी क्यूब माइनस में, लेकिन 2a स्क्वायर ई स्क्वायर टी क्यूब नेगेटिव में, तो लेफ्ट में लाओगे तो प्लस 2a स्क्वायर ई स्क्वायर हो जाएगा। तो मैंने 2 भी कॉमन ले लिया ब्रैकेट से और टी क्यूब भी कॉमन ले लिया, चाहो तो a भी कॉमन ले लो, मतलब जितना कॉमन ले सको अच्छा है ना। a कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या आ जाएगा भाई, अंदर आपका आ जाएगा, अंदर एक तो h रह जाएगा और एक a e स्क्वायर रह जाएगा। ठीक है, टी क्यूब की टर्म हो गई। अब भाई टी स्क्वायर की देखो नेक्स्ट डिग्री टी स्क्वायर की जरा ध्यान से देखो, टर्म मिसिंग है, टी स्क्वायर की टर्म ही नहीं है, टी स्क्वायर की टर्म नहीं आ रही। फिर आ रही है टी की, उसमें भी शायद 2 कॉमन आ रहा है, एक ए कॉमन आ रहा है, अंदर आ रहा है आई थिंक एच आ रहा है। ओके, राइट साइड से एक टी की टर्म आ रही है जिसमें आपने 2a कॉमन ले रखा है ऑलरेडी, तो ए स्क्वायर बचेगा माइनस में ए स्क्वायर इंटू टी। ध्यान से देखो ये आ जाएगा आपको 2ah लेफ्ट साइड पे था 2ah, राइट साइड पे आपका था 2a स्क्वायर ई स्क्वायर टी, 2a स्क्वायर ई स्क्वायर टी, जो लेफ्ट में लाओगे तो माइनस 2a स्क्वायर ई स्क्वायर टी होगा। तो मैंने थोड़ा एडजस्ट करके 2a कॉमन ले लिया, टी कॉमन ले लिया। ओके, कांस्टेंट टर्म आई थिंक लेफ्ट साइड पे एक ही है, माइनस बी के, माइनस बी के इज इक्वल टू 0। ठीक है, कुछ सिंपलीफाई किया और कुछ भी नहीं किया, हमने cos थीटा sin थीटा को हाफ एंगल tan थीटा बाय 2 में एक्सप्रेस करके रिप्लेस कर दिया स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो ये आ गया। अब देखो यार, ये एक बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन है टी में, इट्स अ बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट विल गिव एट मोस्ट 4 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ टी, एट मोस्ट 4 रियल रूट्स ऑफ टी, लेट इट बी t1 t2 t3 t4। इस बाय क्वाड्रेटिक के एट मोस्ट 4 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे, t1 t2 t3 t4, जिनकी आप प्रॉपर्टीज ऑफ रूट्स बाय डिफॉल्ट लिख सकते हो। मतलब चाहे वो रियल आए, चाहे कॉम्प्लेक्स आए, चाहे इमेजिनरी आए, मतलब बेसिकली आप इनके सम ऑफ द रूट 1 एट अ टाइम, 2 एट अ टाइम, 3 एट अ टाइम, 4 एट अ टाइम की 4 प्रॉपर्टीज तो डायरेक्टली लिख सकते हो। तो व्हाट इज सम ऑफ 1 एट अ टाइम, मतलब व्हाट इज लेट्स से S1 विल बी सिग्मा ti, सिग्मा ti कितना हो जाएगा भाई, क्या होता है t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4, t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4 होता है माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। तो माइनस में आपका क्या आ जाएगा भाई, आपका आ जाएगा माइनस 2a h प्लस ए ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी के। देखा, मतलब माइनस ये b है ना, टी क्यूब का कोफिशिएंट, मतलब नेक्स्ट डिग्री का कोफिशिएंट b होता है, तो ये माइनस b इसका नेगेटिव अपॉन a लिख दिया। सिमिलरली S2 बोलो, S2 मतलब समेशन ti tj, तो इसकी एक्सपेंशन में 6 टर्म्स आएंगी, t1 t2 प्लस t1 t3 प्लस t1 t4, t2 t3 प्लस t2 t3 प्लस t2 t4 प्लस t3 t4, t1 t2 t1 t2 t1 t3 t1 t4 अल्फा बीटा अल्फा गामा अल्फा डेल्टा प्लस t2 t3 t4 t2 t4 एंड लास्टली t3 t4। पर वो लिख नहीं रहा मैं, ठीक है ना, वो किसके इक्वल होता है c बाय a में c होता है आपका टी स्क्वायर का ऑप्शन, वो मिसिंग है तो 0। सिमिलरली S3 में साइन चेंज होगा फिर से, तो S3 में साइन चेंज होकर आ जाएगा आपका माइनस 2a h माइनस ए ई स्क्वायर अपॉन बी के एंड लास्टली S4 दैट इज प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ti, वो किसके इक्वल होगा, आपका इक्वल होगा माइनस बी के अपॉन बी के -1। ठीक, नाउ ये जो टीआईज आएंगे, जो t1 t2 t3 t4 आएंगे, ये t की वैल्यूज होंगी इस बाइक्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के बाद, वो t की वैल्यूज होंगी आपकी, इस बाइक्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के बाद वो t की वैल्यूज होंगी। और t हमारा क्या था, t हमारा था tan थीटा बाय 2, t हमारा था tan ऑफ थीटा बाय 2, t था tan थीटा बाय 2, ऐसा ना। तो अब देखो
तो क्या मैं कह सकता हूं ये T1, T2, T3, T4 आर वैल्यूज ऑफ T विच इज नथिंग बट टेंजेंट थीटा बाय 2। तो जब आपको tan थीटा बाय 2 की वैल्यू लेट्स से एक T1 मिली, tan थीटा बाय 2 की लेट्स से एक रियल वैल्यू मिली T1, बोले tan थीटा बाय 2 T1 है, से लेट T1 बिलोंग्स टू R। T1 एक रियल रूट है, tan थीटा बाय 2 की एक वैल्यू T1 है, T1। तो मुझे बताओ वो जो कोऑर्डिनेट था जिसपे मतलब जो जिससे हमने स्टार्ट किया था, वो जो कोऑर्डिनेट था P जिसपे हमने नॉर्मल को HK से पास कराया था, उस P के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? P के कोऑर्डिनेट हमारे P के कोऑर्डिनेट थे A cos थीटा B sin थीटा, जिसमें हमने cos थीटा को रिप्लेस कर रखा है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 2 अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2। यस, तो क्या मैं बोल सकता हूं P के कोऑर्डिनेट होने वाले हैं A टाइम्स A 1 माइनस T1 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस T1 स्क्वायर, 1 माइनस T1 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस T1 स्क्वायर, कॉमा B टाइम्स 2T1 अपॉन 1 प्लस T1 स्क्वायर बोल सकता हूं। तो ऐसा अगर मेरे पास ऐसी T की 4 वैल्यूज मिल गई, 4 रियल एंड डिस्टिंक्ट वैल्यू मिल गई, तो ऐसे मेरे पे P के कोऑर्डिनेट भी 4 आ जाएंगे। हेंस वी कैन क्लेम कि देयर विल बी एट मोस्ट 4 co-normal point, that is from HK there may be at most 4 normal that can be drawn from a point H, K. So there exist at most 4 normals from a point, from a given point H, K, H, K। और उस H, K से अगर 4 नॉर्मल ड्रॉ हो रही है तो उन 4 नॉर्मल के जो 4 एक्सेंट्रिक एंगल है, 4 एक्सेंट्रिक एंगल, 4 कॉरस्पॉन्डिंग एक्सेंट्रिक एंगल, 4 कॉरस्पॉन्डिंग एक्सेंट्रिक एंगल वो क्या हो जाएंगे भाई? ये जो T1 की एक वैल्यू होगी, वो जो T1 की एक वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी? tan थीटा बाय 2 के। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा की वैल्यू क्या मैं कह सकता हूं? थीटा की वैल्यू हो जाएगी 2 tan इनवर्स T1, 2 अगर tan को उधर ले जाओ टेकिंग tan इनवर्स ऑफ बोथ साइड, तो थीटा बाय 2 हो जाएगा tan इनवर्स T1, तो कॉरस्पॉन्डिंग थीटा कितना हो जाएगा? 2 tan इनवर्स T1। तो क्या मैं कह सकता हूं उस 4 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या क्या होंगे? 2 tan इनवर्स T1, 2 tan इनवर्स T2, 2 tan इनवर्स T3 एंड 2 tan इनवर्स T4। और फुट ऑफ नॉर्मल आपके इस फॉर्मेट में आ जाएंगे, इस फॉर्मेट में आ जाएंगे जिसमें आप एक बारी T1 ले लोगे, एक बारी T2 ले लोगे, एक बारी मतलब फुट ऑफ नॉर्मल विल बी 4 co-normal points are given by 4 co-normal points are given by 4 co-normal points are given by कहने से A इंटू 1 A cos थीटा, cos थीटा को tan थीटा बाय 2 में लिखा हुआ है हमने 1 माइनस TI स्क्वायर अपॉन 1 प्लस TI स्क्वायर, कॉमा B टाइम्स 2TI अपॉन 1 प्लस TI स्क्वायर, where I can take values 1, 2, 3, 4 बोल सकते हैं भाई। ठीक है, अब इस पे बस एक रिजल्ट देखो, रिजल्ट 1 we are going to claim कि if from a point HK if 4 co-normal points are drawn, if 4 co-normals are drawn, if 4 normals are drawn from a point HK, the sum of the eccentric angle of the 4 co-normal point is an odd multiple of pi, is an odd multiple of pi। ठीक, तो मैं रिजल्ट लिख रहा हूं, if 4 normals are drawn from a point HK, then sum of eccentric angles of co-normal points is an odd multiple of pi। इसको अंडरलाइन कर लेते हैं, sum of eccentric angles of 4 co-normal points
is an odd multiple of pi, is an odd multiple of pi. That is, मतलब आर्टिकल वही चल रहा है, उसी रिजल्ट को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं कि हमने क्या रिजल्ट प्रूव करना है। अब इसको हमें प्रूव करना है कि जो हमारा एलिप्स था, अगर इस एलिप्स के ऊपर 4 ऐसे पॉइंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, θ1, θ2, θ3 से θ4, सच दैट θ1 पे नॉर्मल, θ2 पे नॉर्मल, θ3 पे नॉर्मल एंड लेट्स से θ4 पे नॉर्मल, θ1 पे नॉर्मल, θ2 पे नॉर्मल, ये सारी नॉर्मल्स ड्रॉ करिए मैंने। θ1, θ2, θ3, θ4 पे जो 4 नॉर्मल्स ड्रॉ हो रही है वो चारों के चारों कंकरेंट हैं। तो ये जो 4 पॉइंट्स हमने कंसीडर करे, P का जिसका एक्सेंट्रिक एंगल θ1 है, Q जिसका एक्सेंट्रिक एंगल θ2 है, R जिसका θ3 है, और ये जो S है, ये 4 पॉइंट्स हैं, इनको बोलते हैं कोनॉर्मल पॉइंट। ये P Q R S R कोनॉर्मल पॉइंट, P Q R S R कोनॉर्मल पॉइंट्स। तो इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग वी आर सेइंग θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 प्लस θ4 मस्ट बी एन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, मस्ट बी एन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। तो कैसे प्रूव करें इस रिजल्ट को? जस्ट नाउ हमने एक बाइक्वाड्रेटिक डिराइव की थी, इससे जस्ट पहले एक बाइक्वाड्रेटिक डिराइव की थी। उस बाइक्वाड्रेटिक के जो t की वैल्यूज थी वो क्या रिप्रेजेंट कर रही थी? tan θ1/2, tan θ2/2, tan θ3/2, tan θ4/2। वो भी हमने डिराइव की थी। एक बार इसको कॉपी कर लेते फिर से। तो बाइक्वाड्रेटिक थी b के t⁴, इसको बाइक्वाड्रेटिक को कॉपी कर लेते हैं एक बार फिर से। तो ये अभी हमने आर्टिकल में डिराइव की थी, तो ये बाइक्वाड्रेटिक हमने कॉपी कर ली। इस बाइक्वाड्रेटिक के जो रूट्स हैं वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इस बाइक्वाड्रेटिक के रूट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके t की वैल्यूज विच आर गिवन बाय tan θ1/2, tan θ2/2, tan θ3/2, tan θ4/2। इस बाइक्वाड्रेटिक के जो रूट्स हैं दैट आर बेसिकली जो भी t1, t2, t3, t4 है, दे आर tan θ1/2, tan θ2/2, tan θ3/2, tan θ4/2 ये थे। ठीक है, तो अब देखो एक रिजल्ट पढ़ते हैं हम। tan ऑफ सम ऑफ द एंगल्स, tan ऑफ a प्लस बी, tan ऑफ a प्लस बी प्लस सी, tan ऑफ a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। एक जनरलाइज सा हम एक रिजल्ट पढ़ते हैं, tan ऑफ a प्लस बी प्लस सी प्लस से डी और मे बी मोर। इसका एक रिजल्ट हम इस फॉर्म में याद रखते हैं, सम ऑफ वन एट ए टाइम, सम ऑफ टेंजेंट्स ऑफ एंगल टेकन वन एट ए टाइम। मतलब S1 क्या डिनोट करने वाला है? जितने एंगल्स डिनोट हो रहे हैं जैसे A B C D, उन सारे एंगल्स के एक एक करके tan लूंगा, tan A, tan B, tan C, tan D, और उनको ऐड कर दूंगा। तो S1 डिनोट्स tan A प्लस tan B प्लस tan C प्लस tan D। सिमिलरली माइनस S3, तो S3 क्या होता था? वो जो 4 या 5 जितने भी एंगल्स हैं उनके 3 एट ए टाइम के प्रोडक्ट्स रख करके tan A tan B tan C, tan A tan B tan D, जितने ऐसे प्रोडक्ट्स बन सकते हैं उनका सम S3 प्लस S5। तो ऊपर आपका आता है ऐसी अल्टरनेट मैनर में ऑड इंडिसेस S1 माइनस S3 प्लस S5, और डिवाइडेड बाय में आता है आपका 1 माइनस S2 प्लस S4 माइनस सो एंड सो फोर्थ। ये आपने रिजल्ट ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था। तो अब इसको यूज करते हैं ओवर एंगल्स tan ऑफ θ1/2 प्लस θ2/2 प्लस θ3/2 प्लस θ4/2। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा आपका S1 माइनस S3। कहने से S5 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 5 एट ए टाइम लोगे कैसे भाई? जब 4 ही एंगल्स हैं तो S5 पे रुक जाएगा, S5 नहीं आएगा। सिमिलरली डिनोमिनेटर में क्या आने वाला है? 1 माइनस S2 प्लस S4। सिमिलरली नीचे में S4 पे रुक जाऊंगा। अल्टरनेट मैनर में आना था 1 माइनस S2 प्लस S4 माइनस S6, बट अगेन 6 मतलब जितने एंगल्स हैं उतनी ही इंडेक्स पे रुक जाओगे। ऊपर जैसे 3 पे रुक गया, 5 पे नहीं आया, 5 पे S5 नहीं आया, 5 है ही नहीं, और सिमिलरली नीचे S4 पे रुक गया। ठीक है, अब इनमें फिलर्स डालो। S1 क्या है? S1 है आपका
इस बाय क्वाड्रेटिक का सम ऑफ द रूट्स टेकन वन एट ए टाइम, सम ऑफ द रूट टेकन वन एट ए टाइम। तो वो जो S1 था अभी हमने लिखा था ऊपर, तो वो आएगा माइनस बी अपॉन ए। सिमिलरली S3 आ जाएगा आपका माइनस डी अपॉन ए, माइनस डी अपॉन ए लिख लेना, लिखना हो तो। लेकिन अब एक चीज रियलाइज करो, डिनोमिनेटर क्या आ गया? डिनोमिनेटर में जो S2 है वो जीरो था, टी स्क्वायर की टर्म मिसिंग थी, तो S2 तो जीरो था, मतलब यहां पे जो ये S2 है ये तो जीरो है अकॉर्डिंग टू द बाय क्वाड्रेटिक। और S4 देखो, S4 आ रहा था आपका, S4 आ रहा था माइनस बी के अपॉन बी के विच इज माइनस वन। तो यार एक चीज रियलाइज हो गई क्या हो रहा है, डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो गया पूरा का पूरा, S2 जीरो है, S4 माइनस वन है, तो पूरा का पूरा डिनोमिनेटर जीरो हो गया, वन माइनस वन। न्यूमरेटर में क्वांटिटी आ जाएगी, न्यूमरेटर में जीरो नहीं हो रहा, इट इज नॉट इंडिटरमिनेट फॉर्म, न्यूमरेटर में कुछ एक्सप्रेशन आ रहा है, मतलब माइनस बी अपॉन ए माइनस डी अपॉन ए करके कोई वैल्यू आ रही है पर्टिकुलर न्यूमरेटर के अंदर, डिनोमिनेटर जीरो हो गया। तो यार इसका मतलब आप tan जिस एंगल का ले रहे हो वो फाइनली नॉट डिफाइंड हो रहा है राइट साइड पे, तो वो जो एंगल है वो डोमेन में नहीं है, इसका मतलब तो एंगल कैसा होगा, कहने से इट्स एन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। हमें पता है tan 90 नॉट डिफाइंड होता है, tan 3 पाई बाय 2 नॉट डिफाइंड होता है, तो tan ऑफ पाई बाय 2 प्लस 2n प्लस पाई बाय 2 प्लस 2n पे हमेशा नॉट डिफाइंड होता है। तो tan किस एंगल का नॉट डिफाइंड होता है, tan का जो डोमेन है, tan का डोमेन में ये जो एंगल आएगा दिस मस्ट बी θ1/2 प्लस θ2/2 प्लस θ3/2 प्लस θ4/2 मस्ट बी इक्वल टू ईदर π/2 और 3π/2, इनफैक्ट प्लस माइनस π/2 प्लस माइनस 3π/2 एंड दिस गोज ऑन, एन ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। तो इन सारे एंगल्स का जनरल सॉल्यूशन अगर हम लिखें तो इट मस्ट बी 2n + 1 π/2 बोल सकता हूं। आप n को डिफरेंट इंटीजर्स डालो, यहाँ पे n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, n को अगर इंटीजर 0 लोगे तो π/2 आ जाएगा, 1 लोगे 3π/2 आ जाएगा, -1 लोगे -π/2 आ जाएगा। तो वी गेट द रिजल्ट जो हमें चाहिए था। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड एंड वी गेट θ1 + θ2 + θ3 + θ4 मस्ट बी इक्वल टू 2n + 1 π। दैट प्रूव्स आवर रिजल्ट 1 कि जो 4 एक्सेंट्रिक एंगल होंगे कोन और पॉइंट्स के, उनके चारों एक्सेंट्रिक एंगल का सम होता है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। फाइंड इट, दैट इज वन रिजल्ट। रिजल्ट 2, if we say x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4, if x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 are 4 conormal points, are 4 conormal points of x square by a square plus y square by b square equals 1, standard equation of ellipse। अगर x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 और 4 conormal points of the ellipse, ठीक है, तो क्या मतलब वो 4 conormal points का मतलब ये जो 4 पॉइंट है, इन 4 पॉइंट्स पे सरफेस पे जब नॉर्मल ड्रॉ की जाएगी, सरफेस पे एलिप्स के सरफेस पे जब नॉर्मल ड्रॉ की जाएगी, वो सारी की सारी नॉर्मल किसी एक पॉइंट से पास कर जाएंगी, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी होगा चारों नॉर्मल्स का एक। तो देन ये जो चारों पॉइंट्स के एब्सिसा है ना, उनमें एक रिलेशन दे रहा हूं मैं। देन x1 plus x2 plus x3 plus x4 sum of xi's multiply by sum of reciprocal of xi's, that is 1 by x1 plus 1 by x2 plus 1 by x3 plus 1 by x4 is equal to 4 sigma xi summation xi multiply by summation 1 over xi equals 4। Another result, मतलब इट इज नॉट अ रिजल्ट टू मेमोराइज, मतलब आपको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है इस रिजल्ट को, आप डिराइव कर सकते हो इस रिजल्ट को, मतलब ये क्वेश्चन ही है, ये क्वेश्चन ही है। तो कैसे प्रूव करोगे यार, मतलब अगर मेरे को ये प्रूव करना है ये रिजल्ट कि चारों एब्सिसा का सम और उन्हीं एब्सिसास के रेसिप्रोकल का सम मल्टीप्लाई होके वो गेट अ न्यूमेरिकल वैल्यू 4 कि 4 आ जाएगा फाइनली। तो इसको प्रूव करने के लिए वी स्टार्ट विद कि लेट्स से x1 y1 ले लेते हैं, या कुछ आप लेट्स से
अभी के लिए कुछ और मान लो, अल्फा बीटा लेट्स से। तो एलिप्स के सरफेस पे लेट्स से एक पॉइंट लाई कर रहा है अल्फा बीटा। अल्फा बीटा एक जनरल रिप्रेजेंटेटिव है। अल्फा कैन टेक x1 x2 x3 x4, कॉरस्पॉन्डिंग बीटा कैन टेक y1 y2 y3 y4। मतलब अल्फा की वैल्यू जब x1 होगी तो बीटा की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू y1 हो जाएगी। तो मतलब अल्फा बीटा x1 y1 को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, x2 y2 को भी कर रहा है, x3 y3 को भी कर रहा है, x4 y4 को भी कर रहा है। ठीक है, लेट्स अज्यूम कि वो जो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है, वो जो पॉइंट ऑफ चारों पॉइंट नॉर्मल की पॉइंट ऑफ कंकरेंसी वो है एच के। तो आप यार इस अल्फा बीटा और एच के को किसी तरह से लिंक कर सकते हो। अल्फा बीटा और एच के को किसी तरह से लिंक कर सकते हो। तो एक क्या लिखोगे, एक तो मैं लिख दूंगा कि अल्फा बीटा एलिप्स के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अल्फा बीटा जो है वो एलिप्स की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। दैट इज अल्फा स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक अल्फा बीटा एलिप्स के सरफेस को सेटिस्फाई करेगा, एक इक्वेशन तो वहां से आ गई। दूसरी, अल्फा बीटा पे जो नॉर्मल की इक्वेशन थी, जो हमने लर्न कर रखी है पॉइंट फॉर्म में, उसको आप एच के से पास करा सकते हो। तो क्या थी भाई वो इक्वेशन? वो इक्वेशन थी x(x1) by a square, that is a square x by x1, that is alpha, a square x by x1, that is alpha, minus b square y by y1, that is beta, is equal to a square minus b square, और यू में से सिंपली a square e square। ये सेकंड, ये जो इक्वेशन लिखी है आपने अल्फा बीटा पे नॉर्मल की, क्या मैं कह दूं ये एच के से पास कर रही है? एक पॉइंट ऑफ व्यू जो चारों नॉर्मल्स की वही एक क्राइटेरिया है कि चारों नॉर्मल, चाहे वो x1 y1 पे ड्रॉ करो, चाहे x2 y2 पे ड्रॉ करो, सारी सारी एच के से पास कर रही है। मतलब तभी तो को नॉर्मल पॉइंट्स है। ठीक है ना? तो अब मैं एक्स वाई की जगह रिप्लेस कर देता हूँ एच कॉमा के। तो आई गेट a square h by alpha minus b square k by beta is equal to a square e square. It passes through, it passes through h comma k, point of concurrency. So hence we get a square h by alpha minus b square k by beta is equal to a square e square. So from 1 and 3, from 1 and 3 eliminate beta. तो आप सोच पा रहे हो मैंने क्यों कहा कि एलिमिनेट बीटा? एलिमिनेट बीटा से होगा क्या कि आपके पास से थर्ड इक्वेशन में बीटा लीनियर में है, मतलब बीटा की पावर नहीं है, बीटा की पावर 1 है। थर्ड इक्वेशन में बीटा की पावर 1 है, तो मैं बीटा की वैल्यू यहां से निकाल के, मतलब बीटा की वैल्यू थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड से आएगी, नो डाउट, कि ए स्क्वायर बाय अल्फा माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर और का रेसिप्रोकल, और वो रेस मतलब किसका मतलब बी स्क्वायर के बाय अपॉन में वो जो एक्सप्रेशन आएगा, मतलब बीटा आ जाएगा आपका फ्रॉम थर्ड इक्वेशन। बीटा का जो एक्सप्रेशन आएगा वो आप वैल्यू किस पे रिप्लेस कर दोगे? फर्स्ट इक्वेशन में, बीटा के पोजीशन पे, बीटा के पोजीशन पे वो रिप्लेस कर दोगे। तो होगा क्या, वो जो इक्वेशन जनरेट होगी वो अल्फा में एक बाय क्वाड्रेटिक आ जाएगी। बाय एलिमिनेटिंग बीटा व्हाट यू विल गेट, एलिमिनेट बीटा पे क्या होगा, यू विल गेट अ बाय क्वाड्रेटिक इन अल्फा, यू विल गेट अ बाय क्वाड्रेटिक इन अल्फा। उस बाय क्वाड्रेटिक इन अल्फा के अल्फा के 4 रूट्स होंगे। उस बाय क्वाड्रेटिक इन अल्फा के 4 रूट्स होंगे। कौन कौन से? दैट इज x1 x2 x3 एंड x4। वो जो 4 एब्सिसा थे ना, अल्फा बीटा तो चारों को रिप्रेजेंट कर रहा था। मतलब अल्फा की जो 4 वैल्यूज होंगी, एक हो जाएगी x1, एक x2, एक x3, एक x4। तो आप बाय क्वाड्रेटिक ऑब्टेन करिएगा खुद ही, बाय क्वाड्रेटिक, और उसका सम ऑफ द रूट्स वन एट अ टाइम एंड सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द रूट्स। तो फाइनली उस एक्सप्रेशन में वैल्यूज डालने के बाद विल गेट द आंसर, दैट इज 4। तो ये कंप्लीट करिएगा खुद ही। अब कुछ आगे क्वेश्चंस करते हैं। ओके, दिस इज फ्रॉम रीसेंट जेई एडवांस का क्वेश्चन है, जेई एडवांस का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ो एक बारी। क्या लिखा है? इट इज सेइंग लेट E1 एंड E2 बी 2 एलिप्सेस whose centers are at origin। 2 एलिप्स हैं यहाँ पे, E1 एंड E2, दोनों के सेंटर ओरिजिन पे। फाइनली द मेजर एक्सिस ऑफ E1 एंड E2 लाई अलोंग x एक्सिस एंड y एक्सिस रिस्पेक्टिवली। तो साथ साथ ड्रॉ करते हैं। ओके, तो ये फिगर बन रही है, ये आ गई x एक्सिस y एक्सिस।
यहां पे एक हॉरिजॉन्टल एलिप्स है इस क्वेश्चन के अंदर, E1। देखो यहां पे लिखा था कि E1 वो एलिप्स है जिसकी मेजर एक्सिस ऑफ E1 लाइज अलोंग एक्स एक्सिस, मेजर एक्सिस ऑफ E1 लाइज अलोंग एक्स एक्सिस। तो यहां ऑर्डर मैटर कर रहा है, तो E1 हमने हॉरिजॉन्टल लिया। देन वी हैव टेकन E2 लिया वर्टिकल। दोनों का सेंटर ओरिजिन ही है, बट एक की मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस के लॉन्ग है और एक की मेजर एक्सिस वाई एक्सिस के लॉन्ग है। ये हमारा आ गया E2। ओके, आगे बढ़ो। नाउ देयर इज अ सर्कल ऑल्सो, मतलब एक सर्कल भी है। देयर इज अ सर्कल ऑल्सो, लेट S बी दी सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो यार इसका सेंटर क्या है इस सर्कल का? है भाई, इस सर्कल का सेंटर क्या हो गया? सर्कल की जनरल इक्वेशन जो होती है, मतलब सेंटर रेडियस फॉर्म में होती है x माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई वन होल स्क्वायर, उसमें सेंटर x1 y1 होता है। तो इसका सेंटर क्या है? 0 1, मतलब वो y एक्सिस पे है 0 1, और रेडियस क्या है? √2, मतलब राइट साइड पे जो नंबर होता है वो आर स्क्वायर होता है ना, तो रेडियस √2 है। ठीक है ना, तो थोड़ा सा देखते हुए कि सेंटर लेट्स से यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ समवेयर, लेट्स से यहाँ पे कहीं पे सेंटर है 0 1 पे सेंटर है और रेडियस √2 का है। तो कोई एक ऐसी रैंडम सा सर्कल बना दो। ये हमने बना दिया सर्कल S। सर्कल S का रेडियस है √2, सेंटर 0 1 मैंने मार्क कर दिया, सेंटर 0। आगे बढ़ो। इट सेज द स्ट्रेट लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 3, द स्ट्रेट लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 3 टचेज ऑल द 3 कर्व्स। मतलब जो हमने एलिप्स दो बनाए हैं E1 E2, एक सर्कल बनाया है, तो ये जो 3 कर्व्स बन गए, एक 2 एलिप्स और एक कर्व सर्कल, जो लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 3 है वो तीनों को टच करती हुई निकल रही है। दैट लाइन टचेज ऑल द 3 कर्व्स। तो एक लाइन बनाते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 3, मतलब एक वाई इंटरसेप्ट 3 से लाइन जा रही है, टच कर रही है, टच कर रही है, टच कर रही है 3 पे। तो यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पहले एलिप्स के साथ आया, फिर एक सर्कल के साथ आया, फिर दूसरे एलिप्स के साथ भी आ गया। ठीक है, और उसने मेंशन कर रखा है, इनके लेबल्स दे रखे हैं। द स्ट्रेट लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 3, ये जो लाइन आई है हमारी x प्लस वाई इक्वल टू 3, दिस टचेस द सर्कल एट P, सर्कल को P पे टच कर रही है। एलिप्स E1 को Q पे टच कर रही है। एलिप्स E1 आपका था हॉरिजॉन्टल वाला, Q पे टच कर रही है, और एलिप्स E2 को R पे टच कर रही है। यहाँ गलती से लेवल डिफरेंट मत कर देना, क्योंकि वो रिस्पेक्टिवली वगैरह सब कुछ लिख रहा है। जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, टचेस द कर्व, दीस कर्व एट P Q R रिस्पेक्टिवली, मतलब सर्कल को S पे, सर्कल S को P पे, सर्कल E1 को वो Q पे, और सर्कल E2 को R पे। ठीक है, और एक चीज मेंशन है कि PQ इक्वल टू PR इज इक्वल टू 2√2/3। एक चीज दी है PQ इज इक्वल टू PR इज इक्वल टू 2√2/3। मतलब आप देख पा रहे हो ना कौन सा, मतलब यहां से PQ, यहां से PR, मतलब P मिड पॉइंट है, PQ इज इक्वल टू PR इज इक्वल टू 2√2/3। ये सब डेटा दिया हुआ था। अब जो मेन चीज निकालनी है, वो जो दो एलिप्स हैं उनकी एक्सेंट्रिसिटीज निकालनी है, मतलब E1 एंड E2 आर देयर रिस्पेक्टिव एक्सेंट्रिसिटीज, और वो एक्सेंट्रिसिटीज की ऑप्शन जो बनी है वो एग्जैक्टली एक्सेंट्रिसिटीज ना पूछ के उस पर कुछ ऑपरेशन किया हुआ है कि E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, या E1 E2, या E1 स्क्वायर माइनस E2 स्क्वायर। तो मतलब इसमें जो आपकी प्रोडक्ट, मतलब वो है, दो कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं, एक सर्कल भी हो रहा है और एक एलिप्स भी हो रहा है, लेकिन जो मेन कॉन्सेप्ट जो यूज होने वाला है फाइनली, दैट इज व्हाट, कि कॉमन टेंजेंट, मतलब जो हमारी टेंजेंट है, वो जो हमारी x प्लस वाई इक्वल टू 3, वो तीनों कर्व्स पे टेंजेंट है, तीनों कर्व्स पे टेंजेंट है। नाउ टू स्टार्ट विद, पहला एम होना चाहिए मेरा कि क्या मैं P के कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूँ, क्या मैं P के कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूँ। मतलब आप अगर सोचो कि आपको इस P के कोऑर्डिनेट निकालना है, डेटा क्या है मेरे पास इस लाइन की इक्वेशन की मैंने, लेकिन इस सर्कल का पूरा डेटा अवेलेबल है, सर्कल का सेंटर, रेडियस सब अवेलेबल है, सेंटर भी पता है, सेंटर पता है, और हमें पता है सेंटर को अगर हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ज्वाइन कर दें, सेंटर को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ज्वाइन कर दें, तो वो रेडियस जो होगा वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा, टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा। तो क्या मैं कह दूं कि 0 1 का गिवन लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 3 पे P इज नथिंग बट फुट ऑफ परपेंडिकुलर,
फुट ऑफ परपेंडिकुलर, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो, क्या आप 0 1 से पी को ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो? लाइन की इक्वेशन के लिए क्या क्या चाहिए होता है? पॉइंट चाहिए होता है, स्लोप चाहिए होता है। तो पॉइंट तो पता ही है, 0 1 से पास करने वाली लाइन का पॉइंट तो पता ही है 0 1। क्या मुझे उस लाइन का स्लोप भी पता है? यस, परपेंडिकुलर है। तो अगर मेरे को परपेंडिकुलर है तो मेरे को x प्लस वाई को 3 का स्लोप पता है, तो इस परपेंडिकुलर लाइन का भी स्लोप पता है, स्लोप पता है, पॉइंट पता है, इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो पहला काम ये करते हैं कि 0 1 से जो लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 3 है उस पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉप है, मतलब मैंने उसका एक अलग फिगर बना ली, मतलब ये सेंटर था 0 1, 0 1 से जो x प्लस वाई इक्वल टू 3 पे परपेंडिकुलर ड्रॉप है वो p पे मीट कर रहा है, मेरे को p के कोऑर्डिनेट चाहिए, p के कोऑर्डिनेट। तो या तो इस लाइन की इक्वेशन चले हो, इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? इसकी इक्वेशन आ जाएगी भाई x प्लस वाई इक्वल टू 3 के परपेंडिकुलर है, तो इक्वेशन मस्ट बी सम x माइनस वाई, और वो पॉइंट है आपका 0 1, तो इट विल बी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखो यार ये सेटिस्फाई कर रहा है पॉइंट, 0 माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। या फिर उससे चले जाओ, y माइनस वाई 1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, तो ये इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो, तो इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो आई गेट 2x माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2, 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 आ रहा है, और आई थिंक y इक्वल टू 2 आ रहा है। देखो ये आ रहा है, वेरीफाई करके देख लो चाहे, x इज इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2 आ रहा है। आ गया? तो p के कोऑर्डिनेट मिल गए मुझे। p के कोऑर्डिनेट क्या हो गए भाई? 1 2 1 2। अब p के कोऑर्डिनेट अगर मेरे को मिल गए तो क्या मैं गिवन डेटा के अकॉर्डिंग, क्योंकि उसने pq और pr की लेंथ दे रखी है, आप देखो pq और pr की लेंथ दे रखी है, मतलब मुझे पता है कि p से q कितने डिस्टेंस पे है। ठीक है, p के कोऑर्डिनेट हमारे आ चुके हैं, p के कोऑर्डिनेट हमारे आ चुके हैं, p के कोऑर्डिनेट आ चुके हैं, p से q कितने डिस्टेंस पे, ये भी आ चुका है। क्या मुझे इस लाइन का इंक्लिनेशन एंगल पता है x एक्सिस के साथ? तो मेरे को स्लोप पता है तो इंक्लिनेशन एंगल पता है, इंक्लिनेशन एंगल पता है तो स्लोप पता है। तो क्या मुझे इस लाइन का स्लोप पता है? इस लाइन का स्लोप है -1, तो लाइन का अगर स्लोप -1 का है तो मेरे को ये इंक्लिनेशन एंगल भी पता है। दैट मीन वो तो बाई चांस अच्छा सा है, -1 है, मतलब एंगल 3π/4 का होगा, 135 डिग्री का। बट अगर एंगल लेट्स से -1, मतलब स्लोप -1 होकर -2 होता तो मैं tan इनवर्स में चला जाता। दैट मीन मेरे को इंक्लिनेशन तो पता है। तो यार एक फॉर्म कर देते पैरामीट्रिक फॉर्म, पैरामीट्रिक फॉर्म। तो यूजिंग दैट फॉर्म, पैरामीट्रिक फॉर्म, क्या मैं q के और r के कोऑर्डिनेट नहीं निकाल सकता? कि p के कोऑर्डिनेट पता है, q के और r के कोऑर्डिनेट 2√2/3 डिस्टेंस पे है, 2√2/3 डिस्टेंस पे है p से, और मेरे को उसका इंक्लिनेशन भी पता है जिसपे q एंड r लाई कर रहे हैं, तो मेरे को उसका tan थीटा पता है, हेंस cos थीटा sin थीटा भी पता है। तो देखो कोऑर्डिनेट क्या देंगे? कोऑर्डिनेट्स ऑफ q और r आर गिवन बाय x1 प्लस r cos थीटा, r मतलब ये वाला r नहीं, मतलब इस r को आप सिंबल कैपिटल R कर देते हैं, x1 प्लस r cos थीटा, y1 प्लस r sin थीटा, और एक हो जाएगा x1 माइनस r cos थीटा, y1 माइनस r sin थीटा। तो देखें क्या आ रहा है, x1 y1 हमारा है 1 प्लस r आपका है 2√2/3, r यहां पे डिनोट कर रहा है pq की लेंथ और pr की लेंथ, दोनों सेम ही है, 2√2/3। अच्छा, cos थीटा, तो थीटा कितना बना भाई? थीटा हमारा बना 135 डिग्री, 135 डिग्री, और इनमें से 3π/4, 3π/4। तो व्हाट इज 3π/4 का cos थीटा भाई? cos 135 इज पाई माइनस π/4, cos 3π/4 इज पाई माइनस π/4, और cos सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो इट इज -1/√2। सिमिलरली y है आपका, y1 है 2, r अभी भी 2√2/3 है, और sin 3π/4 होगा 1/√2। एक कोऑर्डिनेट ये आ जाएगा, एक कोऑर्डिनेट ये आ जाएगा, और दूसरा कोऑर्डिनेट आ जाएगा आपका और 1 माइनस 2√2/3 इंटू -1/√2, कॉमा 2 माइनस 2√2/3 r, और साइन 135 आपका कितना आ गया? 1/√2। ये आ गए। तो जरा देखें कंप्यूटेशन कितनी आ रही है, √2 से √2 कैंसिल हो रहा है हर एक केस में, मतलब कोऑर्डिनेट रैशनल ही आ रहे हैं, कोऑर्डिनेट्स दोनों ही रैशनल आ रहे हैं। तो एक कोऑर्डिनेट आ रहा है आपका 1 माइनस 2/3, कॉमा 2 प्लस 2/3, और दूसरा कोऑर्डिनेट आ रहा है सिमिलरली 1 प्लस 2/3, कॉमा 2 माइनस 2/3। कितने कितने आ गए भाई ये? 3 माइनस 2 1/3, कॉमा 6 प्लस 2 8/3, और 3 प्लस 2 5/3, कॉमा 6 माइनस 2 4/3। ये सुनो,
अब पहले ये जज करो कि इन दोनों कोऑर्डिनेट में से कौन सा क्यू का है कौन सा आर का, और ये मैटर कर रहा है क्योंकि उसने मेंशन कर रखा है एलिप्स E1 पे शायद क्यू है और एलिप्स E2 पे आर है। तो एलिप्स E1 पे जो क्यू है, आप ध्यान से देखो, एलिप्स E1 पे जो क्यू है वो P से राइट में है, मतलब तो Q का जो x होगा वो P से इंक्रीज कर गया होगा, P के x से Q का x की वैल्यू ज्यादा होगी, और Q के जो y की वैल्यू होगी वो P के y से कम होगी, मतलब तो x बढ़ेगा, मतलब P के कोऑर्डिनेट हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, P के कोऑर्डिनेट 1 2, P के कोऑर्डिनेट निकल के आए थे 1 2, तो Q का जो x होगा वो 1 से ज्यादा होगा और y जो होगा वो 2 से कम होगा। तो देखो इनमें से कौन सा है, कहने से ये वाला पॉइंट Q हो जाएगा, ये वाला पॉइंट Q हो जाएगा, x की वैल्यू 1 से ज्यादा और y की वैल्यू 2 से कम, तो दिस पॉइंट इज Q एंड हेंस दिस पॉइंट इज R। क्लियर है? उसमें x की वैल्यू 1 से कम होगी और y की वैल्यू 2 से ज्यादा होगी, तो दैट जस्टिफाइज अवर पोजीशंस कि हमारा एक Q कौन सा है और R कौन सा है। हमने सिर्फ ये देखा कि P पॉइंट से 2√2/3 डिस्टेंस पे 135 डिग्री पे दो पॉइंट हमने निकाल लिए, एक मतलब जो 2√2/3 डिस्टेंस पे दो पॉइंट होंगे, एक इधर, वो कोऑर्डिनेट निकाल लिए और फिर लेबल डाल दिया कि कौन सा Q है कौन सा R है उसके अकॉर्डिंग। तो ये जो Q पॉइंट था ये एलिप्स E1 पे था और ये जो R पॉइंट था ये एलिप्स आपका E2 पे था। यस और नो? अब हमारा फाइनल रह गया एम कि एलिप्स E1 और एलिप्स E2 की एक्सेंट्रिसिटी निकालने के पर्पज से पहले एलिप्स E1 की इक्वेशन हॉरिजॉन्टल वाले की एलिप्स की इक्वेशन एज्यूम करते हैं। तो लेट्स एज्यूम लेट एलिप्स E1 बी x² + y² / b² = 1। लेट्स एज्यूम कि a b से बड़ा है, तभी तो वो हॉरिजॉन्टल बनेगा। एलिप्स E1 की इक्वेशन x² / y² + y² / b² 1। तो अब बताओ क्या क्या कर सकते हो। एक तो आप ये कर सकते हो कि Q के कोऑर्डिनेट एलिप्स E1 को सेटिस्फाई करा दो, एक, लेकिन ये करने के बजाय वो करा देंगे, वो इवेंचुअली अपने आप ही हो जाएगा, मतलब हम करेंगे नहीं फोर्स्ड, कि अगर Q एलिप्स E1 पे लाई कर रहा है तो Q पॉइंट पे, Q एक फिक्स पॉइंट पता है हमें, x1 y1 5/3 4/3, Q पॉइंट पे जो टेंजेंट की इक्वेशन आएगी वो लिखते हैं, और वो हमें दी हुई थी क्वेश्चन के अंदर, वो जो लाइन थी वो कॉमन टेंजेंट थी, x + y = 3, तीनों पे टेंजेंट थी साइमल्टेनियसली। तो व्हाट इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट Q टू दी अज्यूम्ड एलिप्स E1? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट Q टू E1 एलिप्स क्या थी वो? x x1 by a, तो यहां पे क्या आ जाएगा x into x1 दैट इज 5/3 a प्लस y y1 दैट इज y into 4/3 b इज इक्वल टू 1। याद आ रही है? x x1 by a प्लस y y1 by b इज इक्वल टू 1, t इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0। और इसको किससे कंपेयर कर लूं, मतलब यही इक्वेशन किसके इक्वल है? ये इक्वेशन है x/3 प्लस y/3 इज इक्वल टू 1। थी तो x प्लस y इज इक्वल टू 3, मैंने 3 को डिवाइड कर दिया, x/3 प्लस y/3 इज इक्वल टू 1। तो यार अब देखो कितना इजी हो गया। क्या मैं कह दूं a की वैल्यू 5 है? अगर आप इस इक्वेशन को देखो कि ये जो x का कोएफिशिएंट है 5/3 है, ये किससे कंपेयर हो जाएगा? 1/3 से। तो अगर आप 5/3 को 1/3 से कंपेयर कर रहे हो तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। Hence we get a is equal to 5 and b is equal to 4. a is equal to 5, b is equal to 4. बात समझ में आई? a is equal to 5, b is equal to 4. Similarly, let's assume ellipse E2b x² by c² प्लस y² by d² इज इक्वल टू 1। और लेट्स अज्यूम कि अब की बार d बड़ा है c से, मतलब ये वर्टिकल वाला है एलिप्स 2। तो इस पे टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी? एट r, टेंजेंट एट r, टेंजेंट एट r कितनी आ जाएगी भाई? x x1, तो इट इज x into 1/3 by c प्लस y into 8/3 by d इज इक्वल टू 1। एंड अगेन इसको मेरे को किससे कंपेयर करना है? x/3 प्लस y/3 इज इक्वल टू 1 से। Hence you can observe that कि c की वैल्यू आपकी हो जाएगी 1 और d must be equal to 8, d must be equal to 8। तो कहने से दोनों एलिप्स की इक्वेशन आ गई। एलिप्स 1 की इक्वेशन क्या बन गई? x² by 25 a² प्लस y² by 16 इज इक्वल टू 1। और एलिप्स 2 की इक्वेशन आ गई x² by 1 प्लस y² by d² दैट इज 64 इज इक्वल टू 1। कंप्लीट डिटेल आ गई हमारे पास, दोनों एलिप्स की इक्वेशन आ गई। तो अब तो कॉरस्पॉन्डिंग एक्सेंट्रिसिटीज भी आ गई।
तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक्सेंट्रिसिटी क्या होगी E1, इट विल बी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस स्मॉलर स्क्वायर बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, तो इट इज 16/25। तो 25 माइनस 16 होता है 9, 9/25 का स्क्वायर रूट 3/5। सिमिलरली E2 हो जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर ओवर एयर इज 1/64, तो इट इज कमिंग आउट टू बी स्क्वायर रूट 63/8। ये रैशनल आ रही है, एक रैशनल आ रही है। अब जज करो कौन सी ऑप्शन ठीक है। एक था E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, एक कंप्यूटेशन थी E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, तो वो आ रहा है आपका 9/25 प्लस 63/64। कुछ मिस्टेक तो नहीं कर दी मैंने? हमारा R पॉइंट था 1/3 8/3, बिल्कुल ठीक था। 1/3 8/3 के कॉरस्पॉन्डिंग हमने जज किया कि C इज 1, x(x1) by c स्क्वायर। ओके, मिस्टेक ये हो गई कि हमारी इक्वेशन जो होती है x(x1) by a स्क्वायर ही तो होती है बेटा, x(x1) by a स्क्वायर प्लस y(y1) by b स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर था, ये b स्क्वायर था। तो बाय कंपेयरिंग वी गेट a स्क्वायर as 5, b स्क्वायर as 4, सिमिलरली c स्क्वायर d स्क्वायर, c स्क्वायर as 1, d स्क्वायर as 8, तो a स्क्वायर is 5, b स्क्वायर is 4, c स्क्वायर is 1, okay, and d स्क्वायर is 8। तो चेंज ओवर ये होगा, एक्सेंट्रिसिटी 1 हो जाएगी आपकी 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, दैट इज 1 माइनस 4/5, तो इट विल बी 1/√5, और ये हो जाएगी आपकी 1 माइनस 1/8, इट विल बी रूट ऑफ 7/8। root under 7/8. What is E1 square plus E2 square? E1 square plus E2 square will be 1/5 plus 7/8. तो वो मेरे से टेंजेंट की क्वेश्चन लिखने में मिस्टेक हो गई थी, आपने नोट कर लिया होगा कि x(x1) by a स्क्वायर ही होता था, मैंने गलती से x(x1) by a से कंपेयर कर लिया, तो x(x1) by a स्क्वायर प्लस y(y1) by b स्क्वायर इक्वल टू 1 से कंपेयर करा x प्लस y इक्वल टू 3 को, और दोनों केस में मेरी c स्क्वायर, इनफैक्ट सीधा a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर d स्क्वायर ही आ गए डायरेक्टली। तो एलसीएम कितना आ गया? एलसीएम आपका आ जाएगा 40, और ऊपर आ जाएगा आपका 8 प्लस 35, दैट विल बी 43/40। आई थिंक फर्स्ट ऑप्शन यही है। ये एक निकालना था आई थिंक E1 E2, तो E1 E2 की वैल्यू कितनी हो गई? E1 E2 की वैल्यू हो रही है मेरी स्क्वायर रूट ऑफ 7/40। आई थिंक मॉड था कि स्क्वायर था, ओके यही था। तो आपके आंसर्स आ गए, आंसर्स आपके आ गए E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर इज 43/40, E1 E2 इज रूट ऑफ 7/√40। स्क्वायर्स एंड डिफरेंस भी चेक कर लो, तो ये रिजेक्ट हो गया। स्क्वायर एंड डिफरेंस कितना आ रहा है आपका? स्क्वायर एंड डिफरेंस आ रहा है E1 स्क्वायर माइनस E2 स्क्वायर का मॉड इज कमिंग आउट टू बी 1/5 माइनस 7/8 का मॉड, इट इज 8 माइनस 35, that is 27/40, that is coming out to 27/40, जो कि कैंसर यही आ रहा है, बट ऑप्शन सी ये नहीं है, सिमिलरली डी भी नहीं है। आंसर की इज ए एंड बी। Look at this problem. It says the locus of the foot of the perpendicular drawn from the center of the ellipse on any tangent. Locus of the foot of the perpendicular drawn from the center of the ellipse to any tangent. तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स के किसी भी पॉइंट पे हमने टेंजेंट ड्रॉ करी, किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करी, तो जो सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप होगा, सेंटर से जो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉप होगा, उसका जो फुट होगा, मतलब उसके जो कोऑर्डिनेट होंगे, मतलब जो सेंटर से फुट ऑफ परपेंडिकुलर आएगा, सेंटर से जो ये वाला जो पॉइंट आएगा,
तो अगर इनको लेबल कर दे, लेट्स से हमने टेंजेंट ड्रॉ करी पी पे, और ओ से जो पी पे टेंजेंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉप हुआ वो मीट हुआ लेट्स से एन पे, पी पे टेंजेंट पे ओ से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप हुआ वो जो फुट है दैट इज एन। तो एन का लोकस निकालना है, एन का लोकस फाइंड करना है। जेई का क्वेश्चन है पुराना, एन का लोकस निकालना है। तो मतलब एन का लोकस निकालना क्या, वो तो समझ में आ रहा है कि पी पे आप टेंजेंट एक थोड़ी होगी, पी वेरिएबल पॉइंट है, मतलब आप पी यहां ले लो तो टेंजेंट यहां ड्रॉ हो जाएगी भाई एलिप्स पे, परपेंडिकुलर यहां पे ड्रॉप होगा जाके। तो फिगर में बाहर एक एन का एक कर्व आएगा ना, मतलब एन देयर आर इन्फिनिटली वेरी सच है, मतलब पी अगर वेरी कराओगे तो अलग अलग एन आते जाएंगे। तो एन से जो लोकस या एन से जो एक फिगर बनेगी वो उसकी इक्वेशन निकालने है, उसकी इक्वेशन निकालने है। तो मैंने क्या किया, पी लोकस का स्टैंडर्ड प्रोसेस क्या होता है, जिस पॉइंट का लोकस निकालना है, जिस पॉइंट का लोकस निकालना है, हम उसको अगर x1 y1 या hk ले लें तो हमारे को एक इक्वेशन ऑब्टेन करनी है दैट मतलब विच सेटिस्फाइज दैट hk में एक इक्वेशन या रिलेशन लाना है इंडिपेंडेंट ऑफ एनी एज्यूम कांस्टेंट। मतलब अगर आपने ड्यूरिंग द मतलब सॉल्यूशन आपने कोई कांस्टेंट एज्यूम किया है या कोई पैरामीटर है, जैसे p के कोऑर्डिनेट एज्यूम करे हैं या कोई एंगल एज्यूम किया है, मतलब जो कि वेरी करेगा एज p वेरीज, जो फिक्स कांस्टेंट्स नहीं है, मतलब चेंजिंग पैरामीटर्स है, चेंजिंग वेरिएबल्स है, उनको एलिमिनेट करके we need to find the relationship between that coordinate जिसका लोकस निकालना है, एंड लेटर ऑन उस कोऑर्डिनेट को हम xy से रिप्लेस कर देते हैं एंड वी से कि जो हमारा वेरिएबल पॉइंट है जिसका लोकस निकालना था वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, दैट इज द स्टैंडर्ड प्रोसेस फाइनली। ठीक है, तो n के कोऑर्डिनेट में अज्यूम करता हूं, लेट इट बी x1 y1, x1 y1 ले लो, hk ले लो, अल्फा बीटा ले लो, अभी तो कोई भी यूज नहीं हुआ, कोई भी कोऑर्डिनेट यूज नहीं हुआ, तो लेट्स अज्यूम n के कोऑर्डिनेट भी x1 y1। तो x1 y1 और ओरिजिन का स्लोप कितना आ गया, व्हाट इज स्लोप ऑफ ON, व्हाट इज स्लोप ऑफ ON, कहते हैं y1 minus 0 by x1 minus 0, और इनमें से सिंपली y1 by x1, y1 by x1। तो यार अब क्या मुझे बताओ, मुझे टेंजेंट का स्लोप मिल गया क्या, व्हाट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट, व्हाट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये नॉर्मल का है ना, तो टेंजेंट का स्लोप कितना हो जाएगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल, इट इज माइनस x1 by y1। ये जो क्वांटिटी आई है इसको रेसिप्रोकल करके माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ स्लोप -1 होता है, तो टेंजेंट का स्लोप हो गया माइनस x1 by y1। तो क्या मैं इस टेंजेंट की इक्वेशन लिख सकता हूं, इस टेंजेंट की इक्वेशन लिख सकता हूं, क्योंकि मेरे पास इसके ऊपर एक कोऑर्डिनेट पता है और अब स्लोप भी आ गया, तो इक्वेशन आ जाएगी आपकी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट p is y minus y1 is equal to minus of x1 by y1 into x minus x1। हमने एक पॉइंट यूज करा x1 y1 और स्लोप हमने ऑब्टेन करा माइनस x1 by y1, ये हमारी इक्वेशन आ फाइनली। तो अगर इसको आप पर्टिकुलरली लेट्स से स्लोप इंटू से फॉर्म में लिख लेते हो तो इक्वेशन आ जाएगी y is equal to minus x1 by y1 x plus x1 square by y1 plus y1, or you may finally write it as minus x1 by y1 x plus x1 square plus y1 square by y1 by y1। और मैंने पर्टिकुलरली ये फॉर्म क्यों लिखी पर्टिकुलरली, क्योंकि मुझे पता है कि अगर y इक्वल टू mx प्लस c, y इक्वल्स mx प्लस c से इसे कंपेयर करूंगा तो मेरे पास m भी पता चल गया, c भी पता चल गया फाइनली, और y इक्वल टू mx प्लस c एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पे टेंजेंट कब होती है, ये हमने पहले सेशन में सीखा था कि व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो वाई इंटरसेप्ट है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर मैं रिवाइज पॉइंट ऑफ व्यू से पूछूं, आपको पैराबोला का याद है कि अगर y इक्वल टू mx प्लस c, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x पे टेंजेंट कब होती थी, तो उसकी कंडीशन थी c इज इक्वल टू a बाय m। और पीछे जाओ सर्कल में, y इक्वल टू mx प्लस c, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर पे टेंजेंट कब होती थी, जब होता था c स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर इनटू 1 प्लस m स्क्वायर, r स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर ब्रैकेट में 1 प्लस m स्क्वायर। तो अब देखो हमारा c क्या है, हमारा c है, ये एक्सप्रेशन c है, ये एक्सप्रेशन m हो गया, और एलिप्स का a और b है, बस ये दोनों c और a की जगह डाल दो इस इक्वेशन में, तो यू गेट द रिलेशन c स्क्वायर दैट इज x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर बाय y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, m स्क्वायर कितना हो गया माइनस x1 बाय y1 का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो दैट फाइनली सिंप्लीफाइज टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर x1 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर
y1 मैंने y1 से दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर दिया एंड वी ऑब्टेन दिस रिलेशन विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी फर्दर आर्बिट्ररी कांस्टेंट. मतलब कोई भी हमने कुछ ऐसा हमने कुछ एज्यूम ही नहीं किया, हमने तो खाली x1 y1 एज्यूम किया था जिसका लोकस निकालना था, और बाकी जो कांस्टेंट यूज हो रहे हैं वो एलिप्स के फिक्स कांस्टेंट्स हैं ए एंड बी. तो इससे कि x1 y1 का लोकस क्या आ गया, मतलब x1 y1 किसको सेटिस्फाई करेगा, x1 y1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर y स्क्वायर. तो अंडर दिस सिनेरियो जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू एनी टेंजेंट है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि x1 y1 एक नहीं होगा, देयर विल बी इनफिनिटली मेनी सच पॉइंट, और वो सारे के सारे पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे एंड हेंस दिस इज द लोकस, दिस इज द रिक्वायर्ड लोकस. देखो भी कौन सी ऑप्शन आ रही है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर y स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर y स्क्वायर इज योर ऑप्शन सी. ये तो आ गई, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर y स्क्वायर. Okay, see this again a JEE problem, advanced problem. पढ़ो क्या लिखा है. A vertical line passing through the point h, 0. A vertical line passing through the point h, 0 intersects the ellipse thus at P and Q. तो ये क्या हो गया 2, ये आपका आ गया √3. क्लियर, ए स्क्वायर की वैल्यू 4 थी, बी स्क्वायर की वैल्यू 3 थी, तो ए की वैल्यू 2 हो गई, बी की वैल्यू हो गई √3. और वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू h, 0, तो h कहीं भी मेंशन करो वहीं पे फॉर टाइमिंग h0, और वो कह रहा है h0 से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करिए जो कि एलिप्स को कट कर रही है एट पॉइंट P एंड एट पॉइंट Q. लेट द टेंजेंट टू द एलिप्स एट P एंड Q मीट एट R. तो अब ये दिख रहा है कि ये जो लाइन है ये डबल ऑर्डिनेट है, मतलब वर्टिकल एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर हो चाहे एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, मतलब जो मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस उनके पैरेलल कॉर्ड्स ड्रॉ करोगे अगर, तो उनके एंड पॉइंट्स पे जो टेंजेंट्स ड्रॉ होंगी वो जाके एक्सिस पे मीट कर जाएंगी. मतलब तो P और Q पे जो टेंजेंट ड्रॉ होगी वो एक इधर और एक इधर अगर मैंने बनाई तो सिमेट्रिकली व्हाट आई एम सेइंग इज ये जाके एक्सिस पे मीट कर जाएंगे. आप वो सॉल्व करके भी चेक कर सकते हो, मतलब P और Q पे टेंजेंट जाके एक्स एक्सिस पे मीट कर जाएंगे. वो पॉइंट दे रखा है उसने R, दैट पॉइंट इज गिवन टू बी इक्वल टू R. नाउ डेल्टा H डिनोट्स द एरिया ऑफ द ट्रायंगल PQR. तो जो PQR का ट्रायंगल बना, डेल्टा H क्या डिनोट कर रहा है, डेल्टा H डिनोट्स एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR. डेल्टा 1 क्या डिनोट कर रहा है, डेल्टा 1 डिनोट कर रहा है वो जो डेल्टा H का H बेस्ड एक्सप्रेशन आएगा उसकी मैक्सिमम वैल्यू when h lies in half to 1. अच्छा, इसमें h जो दिया हुआ है वो बिलोंग कर रहा है हाफ से 1 के इंटरवल में, दोनों में. मतलब अब देखो यहाँ पे इसमें भी और इसमें भी दोनों में h की वैल्यू हाफ से 1 में है पहले. तो इनफैक्ट मेरे को डेल्टा 1 निकालना है. मतलब पहला ये मैं आपको वो डेल्टा h वाला फंक्शन ऑफ h निकालना, जो ट्राइंगल PQR का एरिया होगा h बेस्ड ही तो होगा, h पे डिपेंडेंट होगा क्योंकि पूरी कैलकुलेशन h बेस्ड ही आएगी फाइनली. ठीक है, वो जो h का फंक्शन होगा उसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू इन द इंटरवल हाफ टू 1, एक डेल्टा 1 है और एक डेल्टा 2 है, ये निकालना है पहले. ठीक है ना, तो पहला काम करते हैं, पहले एरिया निकालते हैं. नाउ एरिया निकालने के लिए टू फाइंड एरिया पहला काम होगा P और Q के कोऑर्डिनेट, P और Q के कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P और Q. तो क्या मैं कह दूं P और Q का दोनों का x तो h ही होगा क्योंकि जो लाइन ड्रॉ हुई थी वो वर्टिकल थी, x एक्सिस के परपेंडिकुलर थी, तो x एक्सिस में जो भी परपेंडिकुलर लाइन होती है उन सबका x कांस्टेंट होता है, मतलब x सबका सेम होता है. तो h0 का जो एब्सिसा h है वो P का भी होगा Q का भी होगा. तो P का लिख लेते हैं फॉर टाइमिंग, लेट्स से एब्सिसा h. और ऑर्डिनेट कैसे निकालें, एलिप्स की इक्वेशन दे रखी है, एलिप्स की इक्वेशन दे रखी है, तो उस एलिप्स की इक्वेशन में x को h डाल देता हूँ, x को h डाल देता हूँ तो मेरे को कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे. ठीक है ना, तो ऑर्डिनेट मिल जाएगा. तो x को h डालोगे तो h स्क्वायर बाय 4 प्लस y स्क्वायर बाय 3 इक्वल्स 1. तो आई एम गेटिंग y स्क्वायर बाय 3 इक्वल्स 1 माइनस h स्क्वायर बाय 4. तो आई थिंक इट इज कमिंग आउट टू बी y इक्वल टू 2 बाय √3 अंडर रूट ऑफ 4 माइनस h स्क्वायर. देखो यार है एलसीएम लिया 4 माइनस h स्क्वायर आएगा राइट साइड का, 4 माइनस h स्क्वायर बाय 4 का स्क्वायर रूट लोगे तो √4 माइनस h स्क्वायर और बाय 4 का स्क्वायर रूट आपका 2 आ जाएगा. सॉरी बाहर वाला वेट गलत लगा दिया,
तो इट इज √3/2 ये आ रहा हो। तो p के कोऑर्डिनेट आ रहे मेरे h √3/2 स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एच स्क्वायर। तो हेंस q के क्या आ जाएगा भाई, q में एब्सिसा h ही होगा, y की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी जो p के y की वैल्यू है, माइनस √3/2 स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एच स्क्वायर। यस, तो p पे टेंजेंट की इक्वेशन लिखते हैं, p पे टेंजेंट की इक्वेशन लिखते हैं, इसकी पे टेंजेंट की इक्वेशन x(x1) by a square, तो इट इज x(x1) x into h by a square, एलिप्स का a square है 4 प्लस y(y1) y into √3/2 अंडर रूट 4 माइनस एच स्क्वायर बाय b स्क्वायर हो गया आपका 3 इज इक्वल टू 1। सिमिलरली सेकेंड, और उन दोनों को सॉल्व करके गेट आर, लेकिन वो अगर आपको दिख गया कि वो पॉइंट आर जो होगा एक्स एक्सिस पे होगा तो उसमें y को 0 डाल के गेट x। आर के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, आर क्योंकि एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो उसका ऑर्डिनेट तो 0 ही होगा, y को 0 डालो गेट x, तो इट इज कमिंग आउट टू बी 4/h। तो अब एरिया बोलो, व्हाट इज एरिया ऑफ द ट्रायंगल PQR, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR जिसको उसने डेल्टा एच से नोट किया हुआ है, ये किसके इक्वल होगा, कैन आई से इट इज हाफ इनटू PQ इनटू, लेट्स से अगर मैं इसको कुछ बोल देता हूँ, लेट्स से T, तो हाफ इनटू PQ इनटू RT, दिस विल बी इक्वल टू हाफ इंटू PQ इंटू RT। ये किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ PQ की लेंथ कितनी हो गई भाई, PQ की लेंथ हो गई जो हमारा P का ऑर्डिनेट था ना उसका डबल ही हो गई, तो इट इज 2 टाइम्स ऑफ √3/2 अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एच स्क्वायर इंटू RT। और RT की लेंथ कितनी हो जाएगी भाई, RT की लेंथ हो जाएगी आपकी R के कोऑर्डिनेट, R का एब्सिसा माइनस h, तो R का एब्सिसा कितना आया था 4/h, तो इट इज 4/h माइनस h। RT की लेंथ निकालनी थी ना, RT की लेंथ क्या होगी, यहां से लेके यहां तक की लेंथ कितनी होगी, R का एब्सिस आया 4/h और 4/h में से मैंने h माइनस कर दिया, तो आई गेट RT की लेंथ 4/h माइनस h। तो देखें क्या बन गया, ये बन रहा है 2 से 2 कैंसिल, तो √3/2 का कांस्टेंट वेक्टर बाहर चल रहा है। इनफैक्ट अगर मैं और तो कुछ नहीं बन रहा, और बन रहा है आपका 4 माइनस एच स्क्वायर की पावर आ रही है आई थिंक 1/2 पहले से थी, और एक और आ रही है 1, तो 3/2 और एक बाय h आ रहा है, आ गया √3/2 4 माइनस एच स्क्वायर की होल पावर 3/2 डिवाइडेड बाय h, इट इज अ फंक्शन ऑफ h, और h का डोमेन मेंशन है हाफ से लेके 1 तक, हाफ से लेके 1 तक। तो ये जो फंक्शन h आया, अब मेरे को हाफ से 1 में इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो एक Δ1 हो जाएगी, एक Δ2 हो जाएगी, इट डिपेंड्स कि मिनिमम कौन सी मैक्सिमम कौन सी है। आई थिंक Δ1 वाज मैक्सिमम, और Δ2 इज मिनिमम, तो Δ1 Δ2 की मिनिमम और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकाल के यहाँ रिप्लेस करना, Δ1 Δ2 की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकाल के यहाँ पे रिप्लेस करनी है। तो देखते हैं क्या आ रही है, तो इसको करने के लिए आप एक चीज ऑब्जर्व करो, इसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करके मेरे को क्रिटिकल पॉइंट निकालना है h की कौन सी वैल्यू हाफ से 1 में इसको मैक्सिमाइज करेगी, कौन सी मिनिमाइज करेगी। तो इसको ना करके इसका स्क्वायर कर दो ताकि वो पावर में 3/2 हट जाएगा, तो इसका स्क्वायर कर देता हूँ। तो इसका स्क्वायर करोगे तो आई थिंक मेरे को इसमें कैलकुलस से ही चाहते हैं, मतलब इस पे कैलकुलस लगाते हैं, तो डेल्टा डैश h कितना आ जाएगा, डेरिवेटिव करते हैं डेल्टा डैश h, तो √3/2 कांस्टेंट बाहर रखते हैं, √3/2 पहले से बाहर था, क्वोशंट रूल लगाओ, क्वोशंट रूल के अकॉर्डिंग इट विल बी h इंटू 3/2 4 माइनस एच स्क्वायर की पावर 1/2 इंटू माइनस 2h माइनस, देन वी हैव 4 माइनस एच स्क्वायर की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर इज इक्वल टू 0। फंक्शन का डेरिवेटिव 0 करने से क्या मिलेगा आपको, क्रिटिकल पॉइंट मिल जाएंगे हाफ से 1 में, ठीक है। तो अब अगर देखो ये कितना बन गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये आ रहा है 3h स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एच स्क्वायर, 3h स्क्वायर हो गया विद नेगेटिव साइन, और एक आ रहा है माइनस
3 minus 3h² रूट ऑफ 4 माइनस h स्क्वायर माइनस 4 माइनस h स्क्वायर की पावर 3/2। तो आई थिंक अगर हम माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस h स्क्वायर कॉमन ले लें तो आई एम लेफ्ट विथ 3h स्क्वायर प्लस 4 माइनस h स्क्वायर। तो दैट इज माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस h स्क्वायर, it is 2h square plus 4. So it's clearly a negative for every h. Well, it is always negative. It is always negative. मतलब अगर h हाफ से 1 में है तो ये हमेशा नेगेटिव आएगा। तो वी कैन से कि डेल्टा h जो फंक्शन आया है, डेल्टा h जो हमारा फंक्शन ऑफ h आया था, उसका डेरिवेटिव हमेशा नेगेटिव आने का मतलब ये है कि डेल्टा h इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। मतलब हाफ से 1 में जैसे जैसे h मूव करेगा हाफ से 1 में, तो आपका जो एरिया है वो कम होता जाएगा। वो ग्राफिकली भी जज हो सकता है। अगर ग्राफिकली जज करो कि आप ये सोचो, ये जो लाइन है ये लेट्स से अभी फॉर टाइमिंग हाफ पे है, हाफ पे है तो एरिया कुछ आ रहा होगा। फिर आपने जब इसको आगे बढ़ाया, थोड़ा सा आगे बढ़ाया, हाफ से थोड़ा सा आगे लेके गए, h की वैल्यू पहले हाफ पे थी, लेट्स से आगे लेके गए, तो जो टेंजेंट्स बनेगी वो और पास क्लोज हो जाएंगी और क्लोज कट करेंगी। फाइनली फिगर में देखो, फाइनली तो जो बेस लेंथ थी वो भी कम हो गई और जो डिस्टेंस था वो भी कम हो गया। सिमिलरली और आगे गए तो ये वैसे भी जज हो रहा था, मतलब ग्राफिकली इंट्यूटिव भी जज हो रहा था कि हाफ से 1 में ऐसा सिनेरियो बनेगा। ठीक है ना। तो इट्स अ डिक्रीजिंग फंक्शन। तो अगर डिक्रीजिंग है तो क्या ना कह सकते हो, हाफ पे सबसे ज्यादा वैल्यू आएगी। तो डेल्टा 1 हमारा मैक्सिमम था, यस। सो डेल्टा 1 वाज मैक्सिमम, डेल्टा 2 इज मिनिमम। तो हमारा आ गया। तो डेल्टा 1 आपका होगा, डेल्टा 1 विल बी नथिंग बट डेल्टा हाफ। हाफ पे मैक्सिमम आ रही है ना। और डेल्टा 2 विल बी नथिंग बट डेल्टा 1। तो डेल्टा हाफ देखो कितना आ रहा है, डेल्टा h का जो एक्सप्रेशन था उसमें हाफ डाल दो तो इट इज √3/2 4 माइनस हाफ का स्क्वायर की पावर 3/2 बाय हाफ। करना सिंप्लीफाई कितना आ रहा है भाई, तो आई थिंक 4 माइनस 1/4। तो ये 2 तो कट ही गया, तो इट इज कन्वर्ट टू बी √3 टाइम्स 4 माइनस 1/4 की पावर 3/2। 16 minus 1, so it is √3 टाइम 15/4 की पावर 3/2। तो that will be nothing but √3 टाइम 15√15/8। और कुछ सिंप्लीफिकेशन हो सकती है भाई, यस हो सकती है। आई थिंक √15 में भी √3 का फैक्टर है, तो ये आ जाएगा आपका √3 into 3, मतलब बेसिकली 3 into 15 45√5/8। ये डेल्टा बना है 45√5/8। तो डेल्टा 1 कितना हो जाएगा, डेल्टा 1 सिंपल होगा ऑब्वियसली, ये आ जाएगा √3/2। h को 1 डालना है, सिंपली h को 1 डालना है, तो इट विल बी 4 की पावर 3/2, दैट्स 4 की पावर 3/2। तो ये कितना आ रहा है, √3/2 4√4 मतलब 8। ये आ रहा है 4√3, ये आ रहा है 4√3 डेल्टा 2। अब निकालना क्या था, हमें एक्सप्रेशन निकालना था 8/√5 डेल्टा 1 माइनस 8 डेल्टा 2। 8/√5 डेल्टा 1 हमें निकालना था 8/√5 डेल्टा 1 माइनस 8 डेल्टा 2। इट इज 8/√5 डेल्टा 1। डेल्टा 1 हमारा आया है 45√5/8 माइनस 8 टाइम्स ऑफ डेल्टा 2। डेल्टा 2 हमारा है 4√3। ये √5 कैंसिल आउट हो गया, 8 से 8 कैंसिल हो गया, 45 माइनस 32√3। डेल्टा 2 और डेल्टा 2 होगा हमारा फंक्शन वैल्यू एट 1। मिनिमम था ना, हाफ से 1 में मिनिमम, यस बिल्कुल ठीक है। तो 1 पे हमारी मिनिमम वैल्यू कितनी आई, √3/2 इंटू, ओ सॉरी मेरी मिस्टेक हो गई, शायद मैंने 0 डाल दिया, इंस्टेंट मेरे को 1 डालना था। √3/2 इंटू 3√3, 3√3, तो 3 इंटू, ओके मेरी मिस्टेक, ये डेल्टा 2 कंप्यूटेशन गड़बड़ हो गई। √3/2 इंटू 3 टू द पावर 3/2, 3 टू द पावर, दैट इज 3√3। 3√3 मतलब 3 इंटू 3 9/2 आ रहा है। डेल्टा 2 इज 9/2।
This is 3 into 3 by 2, 9 by 2. So 9 by 2 delta 2 is 9 by 2. $36. So 45 minus 36, 4, 9. Answer key will be 9. ओके, फ्रॉम दिस क्वेश्चन ऑनवर्ड्स हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं. ओके, थैंक यू.